गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो वो एक क्वेश्चन है, देखिए, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो प्रियम्बल, जिसको कि प्रस्तावना या उद्देशिका भी बोलते हैं, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग से जो वो लाइन स्टार्ट होती है, तो ये आपको पता है। तो प्रियम्बल के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे कि प्रियम्बल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रस्तावना जो वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी केस थे, जैसे कि केस वनंद भारती सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एक सबसे पहले जहाँ से जो वो हमें मतलब कि जिस केस से जो वो इस बात का हमें पता चला, ये जो वो बात उठी कि प्रस्तावना जो वो संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बेरुवाड़ी मामला जो कि आया था 1960 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो वो केस है, इसके बारे में जो वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। केस वनंद भारती जो जो केस है, सबसे बड़ा जो जिसमें बेंच बैठी गई थी 13 जज की, ठीक है, जिसमें कि 7-6 रेसो में जो वो मेजॉरिटी से जो वो ये केस जो वो मतलब कि सामने आया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। यूपीएससी 2020 के प्री में जो ये क्वेश्चन पूछा था कि द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो हमारे संविधान का भाग, ठीक है, मतलब कि इंडिया के संविधान का जो वो पार्ट, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, मतलब कि हमारे संविधान का भाग तो है, लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सेकंड ये बोल रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट इधर। ये बोल रहा है कि संविधान का भाग नहीं है और ना ही जो वो इसका कोई विधिक प्रभाव है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है और इसका कोई जो भी सेम लीगल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि ये जो वो संविधान का भाग भी है और वैसा ही जो वो विधिक प्रभाव है इसका, जैसा कोई अन्य आर्टिकल का है, जैसा किसी अन्य भाग का है, वैसे ही जो वो इसका भी जो वो इंपॉर्टेंस है, ऐसा जो वो सी में बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो ये बोल रहा है कि संविधान का भाग तो है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो वो पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो होगा डी, कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इसका मतलब ये है कि संविधान का भाग भी है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होके, मतलब कि अन्य भागों को से स्वतंत्र होके इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अन्य भागों को समझने के लिए जो वो हम लोग अगर मदद लेंगे किसी की, अगर हम हेल्प लेंगे तो बोलेंगे प्रस्तावना की। तो इसलिए जो वो हम लोग अन्य भागों से इसका रिलेशन बनाते हुए जो वो इसका यूज़ कर सकते हैं और ये संविधान का भाग भी है, ठीक है। तो ये जो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो कहा था किस केस में, तो ये कहा था केशवानंद भारती के केस में, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो डी आपको पता है कि सबसे बड़ी बेंच है आज तक की, 13 जज जो वो इसमें बैठे थे, और सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला ये केस है। लगभग 68 डेज जो वो मैंने जब पढ़ा तो 68 दिन जो वो ये केस चला था, मतलब कि लॉन्गेस्ट चलने वाला जो वो ये केस यही था, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया, ठीक है। और 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर करके जो वो इसको इसकी जजमेंट जो वो बनाई गई, मतलब कि दूसरे कंट्री को भी समझने के लिए, इसको केस को समझने के लिए, अच्छी सी जजमेंट बनाने के लिए जो वो 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर करना पड़ा था और 100 से ज़्यादा केस को जो वो साइड में करना पड़ा था। और जजमेंट तो इतना लंबा था इसका कि आप ऐसे समझिए कि 703 पेजेस की जो वो जजमेंट थी, 703 पेजेस, अभी अब तक का सबसे बड़ा जजमेंट यही था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट केस भी यही है। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे बड़ा अमेंडमेंट, सबसे बड़ा केस जो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का जो कौन सा है, तो यही है केशवानंद भारती केस। इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि बेरुवाड़ी केस में ही जो ये मामला सामने आया था कि हमारा जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, हमारा जो प्रियम्बल है, जिसमें कि सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, उसमें भी जो वो अमेंडमेंट किए गए हैं, कई सारे शब्द जो वो जोड़े गए हैं 2-3, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, पूरे सिंपल भाषा में समझेंगे। तो बेरुवाड़ी केस में जो वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि उसमें जो वो ये जो बी वाली जो जजमेंट जो वो लिखी गई है, ये जो वो बेरुवाड़ी केस में कहा गया था
क्योंकि ये बीरबल केस वो 1960 में आया था, तो उसके बाद जो वो हमारा ये जो डी जो भी ऑप्शन है वो जो वो केशवानंद भारती में कहा गया, तो इसलिए हम डी को जो वो सही मानेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि बेरुवाड़ी केस में जो वो बी ऑप्शन सही हो जाता है, मतलब कि अगर केशवानंद भारती का केस नहीं आता, ठीक है, तो हम लोग जो वो बी को मान करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती क्योंकि सबसे बड़ा केस है, तो हम लोगों को डी ऑप्शन पे जो वो राइट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में जो वो पहले मैं बता देता हूँ कि बेरुवाड़ी केस में जो वो जजमेंट क्या सामने आया, तो उसमें जो वो उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट इधर। ये बोल रहा है कि संविधान का भाग भी नहीं है और इसका कोई विधिक जो वो प्रभाव भी नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको समझने के लिए जो आपको बेरुवाड़ी केस जो वो बेरुवाड़ी यूनियन केस जो वो समझना पड़ेगा 1960 का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस केस को समझने की, इस केस के जड़ तक पहुंचने की। देखिए आपको पता है कि इस वैसे इस केस की जो फाइनल जजमेंट आई थी वो जो वो 14 मार्च 1960 को आई थी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे का जो इतिहास है वो। देखिए आपको पता है कि 3 जून 1947 को जो वो माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, जिसको कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें जो वो टू नेशन थ्योरी के तहत जो वो हमारे भारत के जो वो दो टुकड़े कर दिए, आपको बताया कि पाकिस्तान और हमारा भारत, ठीक है। तो वैसे जब भी जो वो ये किया गया टू नेशन थ्योरी के दो पार्ट बनाए गए, पाकिस्तान और इंडिया, तो पहले जो वो कोई मैप जो वो फाइनलाइज नहीं किया गया, मतलब कि कौन सा एरिया जो वो पाकिस्तान होगा, कौन सा एरिया जो वो इंडिया होगा, ये जो वो फाइनल नहीं किया गया, ठीक है। बस इतना कहा गया कि जिस पार्ट में जो वो मुस्लिम एरिया है वो पार्ट जो पाकिस्तान होगा, और जो पार्ट जो वो हिंदू, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, वो पार्ट जो वो हमारा भारत होगा। बस इतना सा जो वो कहा गया। तो आपको पता है कि फिर जो वो ईस्ट पाकिस्तान जो वो देखने को सामने आया, ईस्ट पाकिस्तान और फिर जो वो वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट तो इस साइड होगा, मैंने उल्टा बना दिया, मैं फिर से बना देता हूँ। ईस्ट पाकिस्तान जो वो इस साइड और वेस्ट पाकिस्तान इस साइड, जो आजकल पाकिस्तान है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये तो हमने जो वो 1971 में जो वो आज़ाद करवा दिया, जो आज बांग्लादेश है, ठीक है। तो आपको बताया कि मतलब कि इस आधार पर जो वो इसको बांटा गया। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद जो वो प्रॉब्लम जो वो शुरू होना शुरू हो गई, मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। पाकिस्तान जो वो क्लेम मतलब पाकिस्तान ने जो वो अपना एरिया जो वो क्लेम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा, देखिए यहाँ पे जो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, जो आज वो बांग्लादेश है, तो वहाँ पे जो वो एक जगह थी बेरूबाड़ी, ठीक है। बेरूबाड़ी जो वो पाकिस्तान कहता था कि बेरूबाड़ी जो वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, मतलब कि बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान था, तो वो बोलता था कि ये जो बेरूबाड़ी है यहाँ जैसे था, ऐसे समझाइए कि जहाँ पे जो वो वैसे आज वो हमारा ही वो पार्ट है, बेरूबाड़ी जो वो हमारा ही पार्ट है, क्योंकि 1971 में जो वो हमने जो वो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, तो बांग्लादेश का एरिया और हमारा एरिया जो वो डिसाइड किया, तो बेरूबाड़ी जो वो हमने अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो वो ईस्ट पाकिस्तान जो था, तो वहाँ पे जो वो यहाँ जैसे था बेरूबाड़ी, ठीक है। तो पाकिस्तान बोलता था कि बेरूबाड़ी जो है वो जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है। वैसे वहाँ पे जो वो क्या था कि ये जो हिंदू थे ना, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा थी, हिंदू पॉपुलेशन मतलब कि ज़्यादा थी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है कि हिंदू मतलब कि इंडिया में जो वो मिलना चाहिए था, क्योंकि हिंदू वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन नेहरू उस टाइम जो वो हमारे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, नून, NWN, ठीक है। तो उनके बीच में जो वो मतलब कि नेहरू जो आपको बताया कि एक बहुत ही शांतिप्रिय नेता थे हमारे, मतलब कि जैसे भी जो वो ये केस जो वो हल हो जाए, उन्होंने जो वो पूरी कोशिश की। उन्होंने उनके बीच में, दोनों के बीच में जो वो एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया 1958 में। तो 1958 में जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो एग्रीमेंट में जो वो क्या कहा गया, एग्रीमेंट में कहा गया, नेहरू जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, मतलब कि आधा जो वो जो मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो बीरूवाड़ी के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, वो जो वो हम लोग रख लेंगे, और जो साउथ वाला पार्ट है वो जो वो आप लोग रख लो, खत्म बात, ठीक है। पाकिस्तान रख लेगा उसको, मतलब कि दो पार्ट कर दिए गए उसके। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि आज तक जो वो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बताया हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो हिंदुओं ने कहा कि ये तो गलत बात है, हम जो वो अपना पार्ट बिल्कुल भी नहीं देने वाले, ठीक है। फिर जो वो फिर से प्रॉब्लम आने लगी, और प्रॉब्लम जो वो ऐसी आई कि प्रेसिडेंट जो हमारा राष्ट्रपति है उसको जो वो बीच में आना पड़ा। वैसे तो आपको पता ही है कि 1971 में जो वो हमने जो वो जो पाकिस्तान था उसको जो वो हमने जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको जो वो आज़ाद करवा दिया,
ठीक है। उसमें क्या हुआ कि हिंदुओं ने कहा कि ये तो गलत बात है, हम जो वो अपना पार्ट नहीं देने वाले। तो प्रेसिडेंट को जो बीच में आना पड़ा। देखिए आपको पता होगा कि 143 आर्टिकल 143 143 के तहत जो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर है, सरकार के पास पावर है कि वो जो वो सुप्रीम कोर्ट से जो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसको जो वो कोई सलाह लेनी हो तो वो जो वो प्यार से जो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है। तो उसने जो वो बोला कि क्या हम लोग, जैसे कि आपको पता ही है कि नेहरू जी जो वो क्या कर रहे थे कि आधा जो भी हमारा बेरुबाड़ी था, वो जो वो आधा जो वो पाकिस्तान को दे रहे थे और आधा जो वो हम लोग ले रहे थे। ठीक है। नेहरू जी बोलते थे कि हम लोग जो वो कोई मतलब कि दे नहीं रहे हैं, पार्ट जो वो दे नहीं रहे हैं, बस एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाफ-हाफ, मतलब कि आधा तुम रख लो, आधा हम लोग रख लेंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से जो वो पूछा कि आर्टिकल 3 में जो वो क्या ये लॉ जो वो पास किया जा सकता है? 3-4 क्वेश्चन पूछे और पूछा कि क्या हम लोग जो वो ऐसा कर सकते हैं? मतलब कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है ऐसी कि हम लोग जो वो किसी दूसरे कंट्री को जो वो अपना पार्ट जो वो कोई ज़मीन जो वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो आर्टिकल उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 3 में जो वो क्या ये लॉ जो वो पास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ठीक है। तो आपको जो वो यहाँ पे थोड़ा-सा आर्टिकल 3 के बारे में जो वो समझना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल 3 में जो वो 2-3 बातें आपको सुनना पड़ेगी। ठीक है। आर्टिकल 3 में जो वो सिर्फ़ इतना लिखा है कि पार्लियामेंट जो वो नए स्टेट बना सकती है, उसका एरिया जो वो कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है। उसमें जो वो इतना लिखा है कि ले सकते हैं, इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि हम लोग जो वो किसी दूसरी कंट्री को जो वो ज़मीन दे सकते हैं। ठीक है। ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर जो वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वो जो वो आपको समझना है पहले। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो कि प्रस्तावना है, ठीक है, उन्होंने जो वो प्रियम्बल पर जो वो एक जजमेंट दे डाली। ठीक है, उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल में जो एक वर्ड है, ठीक है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब है एकता। और एक वर्ड आपको पता है, सोबर्निटी। सॉवरन कंट्री है हमारा इंडिया। ठीक है। सॉवरनिटी का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता को जो वो अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में जो वो एक लाइन में बताऊं, तो संप्रभुता का मतलब है कि किसी दूसरे कंट्री के दबाव में आकर जो वो फैसला देना। ठीक है। तो उसने बोला कि हम लोग जो वो एकता मतलब कि यूनिटी लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में, और सॉवरनिटी जो वो लिखा हुआ है, तो हम लोग जो वो अपनी सॉवरनिटी जो वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो वो हम लोग अपना जो भी हम संप्रभु कंट्री है हमारी, उसमें जो वो हमें जो वो एक यूनिटी बना के रखना पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वो एक फैसला दिया, उसमें जो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रियम्बल के बारे में भी बोल दिया। तो ये जो बी वाली स्टेटमेंट है, उसमें जो वो प्रियम्बल के बारे में ये स्टेटमेंट जो वो दे डाली सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। उसने बोला कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि प्रियम्बल वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब कि पार्ट है ही नहीं, और उसका कोई विधिक इफेक्ट, विधिक प्रभाव भी नहीं है। तो ये कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। फिर तो आपको बताइए कि बीरूवाड़ी केस जो वो ऐसे जो भी हमारे जो भी डिसाइड किया गया था, वो जो वो एप्लीकेबल कभी हुआ ही नहीं। मतलब कि जो आधा जो साउथ वाला पार्ट जो वो हम लोग साउथ वाला पार्ट जो वो हम लोग पाकिस्तान को दे रहे थे, वो जो वो कभी भी पाकिस्तान को मिला ही नहीं। ठीक है। वैसे भी 1971 में जो वॉर हो गई, युद्ध हो गया हमारे बीच में, पाकिस्तान के बीच में। तो फिर तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो बनकर आया। अब जो वो आपको सेकंड स्टेटमेंट जो वो लग रही हुई कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट सही है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए केशवानंद भारती का मामला जो वो क्या था। देखिए केशवानंद भारती केस को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा। केशवानंद भारती 1973 में सामने आया। ठीक है। और सबसे मैं फिर से बताता हूँ कि 68 दिन चलने वाला केस था, लॉन्गेस्ट चलने वाला केस है। ठीक है। और 100 से ज़्यादा केस को जो वो साइड में रखना पड़ा था इसको। ठीक है। जजमेंट बहुत ही लंबा, 703 पेजेस का जजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट केस। देखिए क्या था कि जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी कई सारी प्रॉब्लम जो वो सामने आना शुरू हो गई। लैंड से रिलेटेड जो वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो वो कई सारी प्रॉब्लम जो शुरू हो गई। ठीक है। तो एक जजमेंट जो वो एक रिफॉर्म एक्ट आया, जो कि मतलब कि जैसे स्टेट का जो वो आया, तो केरला के स्टेट ने जो वो केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने जो वो एक लैंड रिफॉर्म एक्ट जो वो पास किया। ठीक है। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 जो वो उसने पास किया, किसने? केरला के स्टेट ने। ठीक है। उसमें जो वो क्या था कि जैसे प्रॉपर्टी राइट्स को जो वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने, कि कोई जो कौन जो वो कितना लैंड जो वो एक्वायर करेगा, या इससे रिलेटेड जो वो लैंड से रिलेटेड जो वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सरकार की होगी, आप जो वो इस पे कोई अपना अधिकार जो वो नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो उस टाइम जो वो शायद सीएम जो भी मुख्यमंत्री थे वो थे श्री आर शंकर
ठीक है, वो जो वो उस टाइम मुख्यमंत्री थे। तो क्या हुआ कि एक मठ था वहाँ पे, तो मठ की जो वो लैंड एक्वायर जो वो ये कर लेती है। ठीक है, सरकार जो वो एक मठ था उसकी लैंड एक्वायर जो वो कर लेती है। उसके हेड थे केशवानंद भारती। ठीक है, उसके जो हेड थे वो थे केशवानंद भारती। उसने केशवानंद भारती जी ने जो वो इस केस के जो मतलब कि इस रिफॉर्म को, इस एक्ट को जो वो चैलेंज कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो वो आपको पता ही है कि इमरजेंसी का दौर जो वो, अगर आपने देखा है, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी के आसपास की चीज़ें जो वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि पार्लियामेंट, देखिए जो केशवंत भारती थे वो बोल रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट को जो वो वायलेट कर रहा है, ये जो भी एक्ट आया है। ठीक है, सीधी जैसी बात थी कि उनकी लैंड जो वो एक्वायर कर दी गई, तब तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उन्होंने जो वो सुप्रीम कोर्ट में जो वो केस चला गया। ठीक है, अब वहाँ पे जो आपको पता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, जब इंदिरा गांधी जो वो प्रधानमंत्री थी हमारी, जब जो वो इमरजेंसी लगी 1975 में, तो उसके आसपास की बात बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो एक दरार आना शुरू होगी। मतलब कि ये जो वो शुरू हो गया ऐसा कि पार्लियामेंट में के पास ज़्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो वो ऐसा जो है वो उस टाइम चला हुआ था, मतलब कि इसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, आपको बताइए कि पार्लियामेंट ने जो वो मतलब कि इंदिरा गांधी सरकार ने जो वो उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट किए, 24th अमेंडमेंट किया, 25th अमेंडमेंट किया, 29th अमेंडमेंट किया। ठीक है, तो मतलब कि जो मतलब कि जैसा वो चाह चाह रहे थे वैसा जो अमेंडमेंट वो करती जा रहे थे। ठीक है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वो 13 जजेस की बेंच वो बैठी, जिसमें कि 7-6 की मेजोरिटी से जो वो फैसला सुनाया। ठीक है, मतलब कि 7, एक साइड जो वो 7 लोग थे और एक साइड जो वो 6 लोग आमने-सामने थे। तो इस केस के बाद जो जजमेंट आई, वो जो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 बातें जो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या जो वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखनी है कि फर्स्ट में जो वो जो गोरखनाथ जो भी मामला आया था पंजाब का, तो वो जो वो पहले आ चुका है। तो उसमें जो वो बोला था कि पार्लियामेंट जो वो जो सरकार है वो जो वो फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट जो वो फंडामेंटल राइट को जो वो चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती, अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस पर जो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, क्योंकि सबसे बड़ी बेंच थी तो ये तो मानना पड़ेगा। जैसे ही उसने जो ऐसा बोला कि फंडामेंटल राइट को जो वो अमेंड, मतलब कि पहले जो वो कोर्ट का फैसला आ चुका था लेकिन वो छोटी बेंच थी। ठीक है, अब बड़ी बेंच थी, जैसे वो फैसला जो वो सुनाएगी तो पिछले वाला जो वो उस केस पर जो भी फैसला होगा वो जो वो खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी कोलकाता मामले में जो भी जजमेंट दी थी वो जो वो खत्म कर दी, मतलब वो जो वो ओवररूल कर दी। उसने बोला कि पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट थे उसको जो वो अमेंडमेंट कर सकती है, इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, एक जो दूसरी जो भी स्टेटमेंट दी उसने, जो 24th जो भी अमेंडमेंट आया था उसमें जो वो कहा गया था कि सुप जो भी हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को जो वो अमेंडमेंट कर सकती है। मतलब कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किसी भी प्रोविजन को जो वो अमेंड कर सकती है। ठीक है, इस पर जो वो बोला कि ये जो वो सही है, इसको जो वो वैलिड करार दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सही है। और भी जैसे 25th जो अमेंडमेंट था या 29th अमेंडमेंट था, उसको जो वो वैलिड करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इस केशवानंद भारती के जजमेंट में। लेकिन जो वो उसने एक बात बोली, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो आपको जानना चाहिए। उसने जो बोला कि जो हमारी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरे ख्याल से मोबाइल। अच्छा ठीक है, तो उसने जो वो बोला कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो वो किसी भी प्रोविजन को जो वो अमेंडमेंट कर सकता है और जो वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट कर सकता है। मतलब कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके पास पावर ज़्यादा चली गई। लेकिन उसने जो वो एक ही बात लास्ट में बोली कि सब कुछ कर लो लेकिन बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उसको जो वो चेंज नहीं कर सकती। अब बात ये है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, उसको जो वो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें जो वो कोई खास ऐसी बात सामने नहीं आई कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज़। ठीक है, और आज तक जो वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो वो अच्छे से पता नहीं लगा पाई सरकार। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अब जो वो पावर किसके हाथ में आ गई, अब पावर जो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही जो वो थोड़ी-सी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ज़्यादा पावर होनी चाहिए। एक बैलेंस बना कर के चलना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो वो थोड़ी-सी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो वही बैलेंस बनाने के लिए जो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी कर लो, आपके पास पावर जो वो दे दी, बहुत सारी पावर दे दी कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को जो अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, पावर तो दी लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो बोला, उसको जो वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था। और उसमें जो वो कहा गया प्रियम्बल के बारे में, तो ये आपको याद रखना है कि प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है।
हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का जो पार्ट है और साथ ही जो वो कि मतलब कि किन उसके जो अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है? ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है कि नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, मतलब कि अगर किसी दूसरे पार्ट में जो वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, जजमेंट सुनाने में जो वो अगर उसमें जो वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जो वो हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं? वो जो वो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? फिर जो वो प्रस्तावना की हेल्प ली जाएगी। ठीक है? जो फोर्थ है इसको मैं हिंदी में जो वो ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें सीधी-सी ये बात लिखी है कि संविधान का भाग है। लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होके, मतलब कि अन्य भागों से स्वतंत्र, मतलब कि अन्य भागों को छोड़ दो, कुछ और ही उससे रिलेटेड जो वो जजमेंट बना रहे हो तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। लेकिन अन्य भागों को से स्वतंत्र होके उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऐसा जो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है? मतलब कि अन्य भागों में जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अन्य भागों को समझने के लिए जो वो हम लोग प्रस्तावना का जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो मेरे ख्याल से क्या सही आंसर जो वो इसका क्या होगा? डी ही इसका सही आंसर होगा। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो दिस इज़ द एंड। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।